आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में, हूँ अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त स्क्रीन पर पीएम मोदी की स्पीच चल रही है। ये कल यानी 15 अगस्त को इन्होंने स्पीच दी। 103 मिनट की स्पीच अब तक की सबसे लंबी स्पीच थी। इसको अलग अलग हलकों में अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। अपोजिशन इसको अपने अंदाज में क्रिटिसिज्म कर रहा है, पोजीशन के लोग इसको बहुत बड़ी रिमार्केबल स्पीच बता रहे हैं। तो आइए सुनते हैं मोदी जी इस वक्त क्या कह रहे हैं। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। मैंने इस वक्त पीएम मोदी की स्पीच को म्यूट कर दिया है। आपको इंटरनेट पर ये पूरी स्पीच अवेलेबल है, आप खुद जाएं और सुने, एक बार फिर देखें। अगर आपने कल सुना नहीं है तो दोबारा आप इसे सुन सकते हैं। मुख्तलिफ़ प्लेटफार्मों पर मीडिया के मुख्तलिफ़ संगठनों ने इसको प्रोड्यूस किया है, तो आपको वहाँ मिल सकती है। लेकिन हम आज आपको उनकी स्पीच में क्या प्रॉब्लम्स रही वो हम बताने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में कल आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047 और आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति को केंद्र में रखा। लेकिन 103 मिनट की उनकी स्पीच राजनीति संदेश से भरी रही। स्पीच की शुरुआत उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की एकता और तिरंगे के सम्मान से किया। उन्होंने संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और विशेष रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उल्लेख किया, जबकि यहाँ मुखर्जी का नाम बार बार लेना राजनीतिक संकेत से भरा हुआ था। आपको मालूम है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जंग आज़ादी में क्या रोल रहा है, इस पर अलग अलग मतभेद पाए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि सेना ने पाकिस्तान की धरती में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री का ये बयान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में तनाव भी पैदा कर सकता है। उन्होंने लाल किले से आरएसएस के 100 साल की राष्ट्र सेवा का बखान किया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को रेखांकित नहीं किया। उन्होंने भारत की विविधता की बात कहकर मिसाल कुंभ मेले की दी, जबकि इसकी बेहतरीन मिसाल हमारा संविधान खुद है। में सेमीकंडक्टर, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य पर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि 2030 का 50% का क्लीन एनर्जी का लक्ष्य भारत ने 2025 में हासिल कर लिया है, लेकिन स्वतंत्र ऊर्जा संस्थानों ने इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं की है। मोदी ने युवाओं को मेड इन इंडिया, फाइटर जेट इंजन, फार्मा रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विकसित करने की चुनौती दी। पीएम का ये बयान प्रेरक ज़रूर था, लेकिन शिक्षा, R&D और निवेश और रोज़गार पर ताज़ा आंकड़े भाषण में बिल्कुल मौजूद नहीं थे। लोकल फॉर वोकल को उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में दोहराया। यहाँ तक कि दुकानदारों से बोर्ड लगाने की अपील की कि यहाँ स्वदेशी माल बिकता है, लेकिन स्वदेशी निवेश बढ़ाने और विदेशी पर जोर देने की स्पष्ट रोड मैप मौजूद नहीं था। आपको अच्छी तरह मालूम है कि आज से कोई 10-15 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त आपको सड़कों पर, दीवारों पर कहीं ना कहीं आपको स्वदेशी जागरण मंच के लोग जो है पोस्टर लगाते हुए और दीवारों पर लिखते हुए दिखाई देते हैं। कुछ अपीलें आपको दिखाई देती थीं। स्वदेशी लाओ, विदेशी भगाओ के नारे आपको नज़र आते थे। ये जो स्वदेशी जागरण मंच था, ये आरएसएस का एक विंग है जो एक लंबे समय से काम कर रहा था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से स्वदेशी जागरण मंच कहाँ गया इसका कोई अता पता नहीं है। और इस बीच में उपलब्धियों का लंबा ब्यौरा, MSME, महिला स्वयं सहायता समूह, टैक्स में राहत और पुराने कानून ख़त्म करने के दावे ने इसे एक रिपोर्ट कार्ड का रूप तो दे दिया, लेकिन ये स्पीच चुनावी माहौल में सत्तारूढ़ दल के लिए लाभकारी हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। स्पीच में बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक तनाव, कृषि संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा नहीं की गई है। पीएम मोदी की 103 मिनट की इस स्पीच को सुने तो आप पाएंगे कि जगह जगह आत्मनिर्भरता और गौरव और सम्मान की बात बार बार कही गई, लेकिन मुश्किल जो सवालात हैं
और जो चुनौतियां हैं डेवलपमेंट को लेकर के भारत के 2047 में विकसित भारत बन जाने के लिए, उसके लिए कोई रोड मैप, कोई टाइम लाइन उन्होंने नहीं दिया है। पीएम मोदी की इस स्पीच में सोशल हार्मनी की शिद्दत से कमी महसूस की गई। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आई है तो आप इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को एशिया टाइम्स इंडिया को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।